देखिए आपका चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। लिखा है 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20। जब कभी भी डेसिमल नंबर का या दशमलव में लिखी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमें दशमलव के अंकों की संख्या को बराबर करना होता है। आपको पता है यहाँ दशमलव वाले कितने अंक हैं? यहाँ पर दशमलव वाले 2 अंक हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दशमलव वाले कितने अंक हैं? अगर यहाँ पर दशमलव वाले अंकों की संख्या 1 है तो आपको 2 करना होगा। हम दशमलव के अंकों की संख्या को बराबर करेंगे, प्रत्येक संख्या में दशमलव के अंकों की संख्या 2 करेंगे। यहाँ पर हो जाता है 2.10 और यहाँ पर हो जाता है 4.20। मैं प्रत्येक संख्या में दशमलव के अंकों की संख्या को बराबर करूंगा। मैंने दशमलव के अंकों की संख्या को यदि बराबर कर लिया है, मुझे पता चलता है 0.63 और 10.50, 2.10, 4.20। प्रत्येक संख्या में दशमलव के अंकों की संख्या बराबर हो गई। अगर दशमलव के अंकों की संख्या बराबर हो गई तो आप संख्या को दशमलव से फ्री करते हैं। जब आपने संख्या को दशमलव से फ्री कर लिया तो ये हो गया 210 और ये कितना हो गया 420। 67, 1050, 210 और 420 ये सभी की सभी संख्याएं दशमलव से फ्री हो चुकी हैं। अगर ये संख्याएं दशमलव से फ्री हो चुकी हैं तो आप अब इनका एलसीएम निकालेंगे। अब बताइए इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या हुआ? इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 6300 हो गया। अगर मैं इन संख्याओं की बात करता हूं तो इनका एलसीएम 6300 होगा। लेकिन मेरा जो सवाल है उसमें जो प्रत्येक संख्या है उसमें दशमलव वाले कितने अंक हैं? 2। तो मेरे सवाल का जो उत्तर होगा उसमें जो एलसीएम होगा उसमें दशमलव 2 अंकों पर होगा। हमारे पास लिखा है 6300। मैं इसमें 2 अंकों पे दशमलव लगाऊंगा दाईं तरफ से गिन के, पहला अंक, दूसरा यहाँ पर लगाते हैं दशमलव, अर्थात 63.00, मतलब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो उत्तर क्या होगा? 63.00। कुछ नहीं है, आपके सवाल में दशमलव के अंकों को बराबर करेंगे, संख्याओं को दशमलव से फ्री करेंगे, उसके बाद इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर जितने अंकों पर दशमलव है लगा देंगे। अगला सवाल देखो क्या है। 186.6, 186.6 बातें नहीं करेंगे। 186.6 और 373.2। क्या आप मुझे बताओ क्या इसमें दशमलव एक अंक पर है? अगर मैं दशमलव को हटा दूं तो 1866। मैं देखता हूं कि यहाँ पर भी दशमलव के अंकों की संख्या 1 है। मैं देखता हूं यहाँ पर भी दशमलव के अंकों की संख्या 1 है। दोनों में दशमलव के अंकों की संख्या बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, अर्थात 1866 और ये 3700 कितना होगा? 32। दोनों में दशमलव बराबर अंकों पे लगा था, मैंने नेगलेक्ट कर दिया। अब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। मुझे लगता है कि 1866 और 3732 का एलसीएम क्या आएगा? 3732। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखें, 1866 और 3732 इन दोनों से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम 3732। लेकिन हम देखते हैं यहाँ दशमलव वाले कितने अंक हैं? 1। और यहाँ भी कितना है? तो मेरे सवाल का उत्तर दशमलव के 1 अंक पर आएगा। मैं पीछे से गिन के यहाँ दशमलव लगा देता। दशमलव बराबर नहीं है तो करते हैं
और बराबर करने के बाद दशमलव को भूल जाते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। आपका अगला सवाल है भिन्नों के मैसे पर आधारित प्रश्न। जब कभी भी आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। हमारा सवाल दशमलव में नहीं है, फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन में है तो सीधे फ्रैक्शन में हम लोग इनका एचसीएफ निकालेंगे। जब कभी भी फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले हिस्से का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले हिस्से का एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब है जो इन्हें काटे। बताओ 12, 14 और 16 का एचसीएफ 2। क्या ये सभी संख्या बस 2 से कटेंगी? 12, 14 और 16 इनका जो एचसीएफ होगा वो आपके पास कितना होगा? 2। मैं नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम वो होता है जो इनसे कटेगा। तो बताओ 5 और 15 और 17 का एलसीएम 255। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। मेरे सवाल का उत्तर 2/255। एचसीएफ वह होता है जो संख्याओं को काटता है, एलसीएम वह होता है जो संख्याओं से कटता है। क्या मुझे फिर से कोई बात बतानी है या आप समझ पा रहे हैं? आपका अगला प्रश्न है, आपको फिर वही एचसीएफ निकालना है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको फिर वही एचसीएफ बताना है। एचसीएफ अगर बताना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात जो उन्हें काटे उन्हें विभाजित करे। 11, 9, 16 और 10 में कुछ कॉमन है क्या? एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर से होता है। इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जिन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम मतलब सह अभाज्य कहते हैं। और जो संख्याएं सह अभाज्य होती हैं उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन एक नहीं, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाता है। मैं इन नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम की बात करूंगा। कितना हो गया? 3300। ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ मैंने आपको पढ़ा दिया, एलसीएम मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, फिर वही एचसीएफ का सवाल है। यदि आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, आपको किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। बताओ क्या चीज कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम हो जाती है। इनका एचसीएफ 1 हो जाता है। बात आती है एलसीएम की। बताओ नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम वो होगा जो संख्या इनसे कटेगी, अर्थात इनका एलसीएम 252 हो जाता है। एलसीएम को निकालना आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, 1.75। आपका सवाल दशमलव वाला है। एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, पहले दशमलव के अंकों को बराबर करते हैं। इसका मतलब 1 कितना है? 75। आप मुझे बताइए 1.75 में दशमलव वाले कितने अंक हैं? 2। 0.75 कितने अंक? 2। मैं प्रत्येक संख्या में दशमलव के अंकों को बराबर करूंगा। 5.60। ये 7 लिखा था, किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा तो उसके आगे दशमलव लगा है, अर्थात 7.00। मैं 7 को 7.00 लिख सकता हूं। ऐसा करने से इसके वास्तविक मान पे कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने प्रत्येक संख्या में दशमलव के अंकों को बराबर कर लिए। मुझे पता चलता है कि ये 175,
पता चलता है कि ये 560 और ये कितनी हो गई 7। याद रहे दशमलव के अंकों को बराबर करते हैं, दशमलव को कुछ देर के लिए फ्री कर देते हैं, संख्याओं से हटा देते हैं, फिर संख्या हमें बहुत सुलझी हुई मिल जाती है और मैं इनका एचसीएफ निकालता। एचसीएफ निकालना आप लोग जानते हैं, एचसीएफ वह होता है जो संख्याओं को विभाजित करे, काटे। बताओ 175, 560 और 700 का या 35? 7 नहीं 35 होगा। बताइए इन तीनों को संख्या काटे एचसीएफ होगी और बताओ एचसीएफ कितना होगा 35। एचसीएफ तो 35 हो गया, लेकिन आप भूल रहे हैं क्या प्रत्येक संख्या में दो दो अंकों पे दशमलव लगा था। मेरे सवाल का उत्तर दशमलव के 2 अंकों में होगा। मैं पीछे से गिनता हूं 1 और 1 2, यहां पे दशमलव लग जाता है 0.35। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? भाई साहब ने जो उत्तर बताया था, सपोज दैट वो होता, भाई साहब ने जो उत्तर बताया था सपोज दैट वो होता, उत्तर कितना बताया था 7। अगर वो होता तो मैं इसमें दशमलव के अंकों को पूरा करता। मेरे सवाल का उत्तर दशमलव के 2 अंकों में है, मैं पीछे से गिन के लगाता हूं 1 और 1 2, यहां पर लगाना 0.07। एक बात आपको समझ में आई? क्या आपने इस सवाल को फ्रैक्शन में बदल के किया? करा हो तो बताओ। डायरेक्ट ही कर दिया? चलो साहब, ऐसा मत करो कभी दिक्कत हो जाए। अगर आप मुझसे कहते कि मैंने सवाल को फ्रैक्शन में बदल के करा तो मैं कुछ सिखाता आपको। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? 2.16 फ्रैक्शन से नहीं होगा। अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो उत्तर कुछ और आएगा। वो काटने वाली संख्या तो होगी, वो एचसीएफ तो होगा। सपोज दैट अगर मैं फ्रैक्शन से करूंगा, मेरे सवाल का उत्तर कुछ तो मिलेगा। सपोज दैट मेरे सवाल का उत्तर 0.07 मिला। क्या मिला? अब 0.07 भी यकीनन इन सभी संख्याओं को काटेगा और 0.35 भी इन्हें काटेगा। लेकिन 0.07 बड़ा है या 0.35 बड़ा है? इतनी सी बात नहीं बता सकते? 0.07 बड़ा है या 0.35? 35 बड़ा है ना, तो एचसीएफ बड़ा होता है या छोटा होता है? इसलिए ऐसा करते हैं। कई बार मैं सवाल को फ्रैक्शन में बदल के करता हूं तो उत्तर तो आता है, लेकिन वो उत्तर अपने सभी मानकों को पूरा नहीं करता। कई बार सही भी आ सकता, वो संख्याओं की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो दशमलव वाले सवाल को फ्रैक्शन में बदल के नहीं करें, दशमलव के अंकों को बराबर करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। बताओ 2.16, उसके बाद 2 अच्छा, क्या सभी संख्याओं में दशमलव के अंक बराबर हैं? 3.36, 2.16, 2.44, 3.36। एक बात जरा मुझे ये बताओ, क्या इसमें भी 2 अंकों पे दशमलव है? सब पे 2 2 पे? संख्या को दशमलव से फ्री कर लो। जब फ्री करा तो 216 और 244 और 336। मैं दशमलव से संख्याओं को फ्री करता हूं, ये संख्या मुझे मिल जाती है 216, 244 और 336। अब मुझे सवाल में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। बताइए क्या हो गया एचसीएफ? एचसीएफ केवल 4 हो गया, इसके अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ 4 हो गया, लेकिन दशमलव के अंकों की पूर्ति करेंगे। यहाँ दशमलव वाले कितने अंक? सभी में 2 2 पे लगा है। मैं पीछे से गिन के दशमलव को पूरा करूंगा, 4 और 0, और मुझे दशमलव लगाना। मेरे सवाल का उत्तर 0.04 या 0.04। इस 0 का कोई रोल नहीं होता, बस लगा सकते हैं, अच्छा लगता है।
बात समझ में आ रही है कुछ? जमीन उपजाऊ है, बीज बढ़िया नहीं है, पैदावार होने की संभावना है, और जमीन बंजर है, बीज चाहे कहीं से ले आओ, पैदावार नहीं हो सकती। तो केवल मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अंदर भी गुंजाइश होनी जरूरी है? अगला देखो क्या है, 4.08 और 6.63। 4.08 का मतलब 408 हो गया, 4.08 का मतलब 408 हो गया, और 6.63 का मतलब 667 हो गया। हम दोनों का HCF निकालेंगे। HCF वह होता है जो संख्याओं को काटता है। हम सीधा नहीं निकाल सकते तो मैसे की भाग विधि का यूज करेंगे। बताइए, पता चलता है कितना हो जाता है 51। अगर संख्या 408 और 663 होती तो मेरे सवाल का उत्तर 51 होता। लेकिन क्या प्रत्येक संख्या पे दशमलव दो दो अंकों पे लगा है? मैं पीछे से गिनूंगा, 1 और 1 2, कितना होगा? 0.51। बात हो गई क्लियर? दशमलव के अंकों की पूर्ति करने का मतलब दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? हमारे उत्तर में भी दशमलव के दाईं ओर उतने ही अंक होने चाहिए। 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को वर्गाकार टाइल से ढकना है। कम से कम कितनी टाइल्स चाहिए, उनकी संख्या आपको बतानी है। आप बाजार में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि 68 मीटर लंबाई है हमारे आंगन की। किसकी? आंगन की या बरामदे की कह सकते हैं। 68 मीटर लंबाई है और 51 मीटर चौड़ाई है। हमारे पास एक आयताकार क्षेत्र है जो कि 68 मीटर लंबा है और 51 मीटर चौड़ा है। मुझे इस फर्श को ढकना है और चौकोर यानी कि वर्गाकार टाइल्स रखना है। तो मेरे पास वर्गाकार टाइल्स की भुजा होनी चाहिए। तो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा होगी, इन दोनों का HCF होगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा? 17। जब कभी भी किसी आयताकार क्षेत्र में आपको वर्गाकार टाइल्स लगानी हो तो हमें वर्गाकार टाइल्स की भुजा को पता करना होता है, जो कि दोनों का HCF होता है। इन दोनों का HCF 17 हो गया। इसका मतलब लंबाई के सहारे कितनी लगेंगी? 17 चौका 68। और मुझे बताइए कि चौड़ाई के सहारे 3। इसका मतलब ये होगा, लंबाई के सहारे जो टाइल्स लगेंगी वो कितनी लगेंगी? 1 2 3। एक बात मुझे बताइए, आपके पास ये फर्श है जो कि आयताकार है, ये कितने मीटर लंबा था? 68। ये मैं आपको सवाल का व्यवहारिक मतलब बता रहा हूं। हमारे पास एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 68 है, और मुझे बताओ कि इसकी चौड़ाई कितनी है? 51। आपको टाइल्स लगानी है तो टाइल्स वह बेहतरीन होगी जो दोनों को काटेगी। अच्छा बताओ, 17 चौका, इसका मतलब लंबाई के सहारे कितनी लगेंगी? 4। 1 2 3 4। और चौड़ाई के सहारे कितनी लगी? 1 2 3। तो ये 4/3 का विलोप हो गया। जरा गिनती करो कितनी लग रही? अरे 4 तिया, अगर आपने भुजा निकाली है तो 17 से भाग लगाइए। लंबाई के सहारे 4 और चौड़ाई के सहारे 3, एक 4/3 का विलोप बन जाएगा। तो बताओ, 4 तिया 12। बात समझ में आती है? अरे इसे गिनती करके देखो कितनी टाइल्स दिख रही हैं। जो समझदार मिस्त्री होता है, जो सिविल इंजीनियर होता है, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इस बात का ख्याल रखा जाता है
कि मुझे प्रत्येक कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। मैंने रख दी लंबाई 17, चौड़ाई रख दी 13। 17 और 13 किसी से नहीं कटेगा। बाजार में ढूंढते फिर रहे टाइल्स, तो बोले 4x4 की लिए, 4 चौक 16, 4 चौक 1 बज के कटिंग लग गई। जब टाइल्स लग के खत्म हो गई तो इतनी लगी नहीं जितनी कटिंग बाहर पड़ी है। ऐसी होता गाँव, आधी लगती है और आधी की कटिंग बन जाती है। आप ऐसी भुजा रखो, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसमें सब चीज़ बड़ी फिक्स होती है, चौखट कितनी रखनी है, किचन में कितना स्पेस रखना, तो सब इसी को देख के रखा जाता है। तुम 17 भाई बोले जगह है कि बना दे यार, बाहर कोई छोड़ दिया इसे। कमरा बनने तो बढ़िया 16x12 का, ऐसे आती लंबी चौड़ी टाइल 4x4 की। अबे 4 चौक और 4 तिया 17x13 कर दिया, काम खराब हो गया। अगला सवाल, अच्छा बताओ 9 मीटर 99 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ 9 मीटर 99 सेंटीमीटर, क्या इसका मतलब 999 हो गया? 9 मीटर 999, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर मतलब 999। ये तो लंबाई हो गई। अच्छा बताओ इस कमरे की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 407। अभी मैंने एक बात बताई थी, जब कभी भी किसी आयताकार क्षेत्र में वर्गाकार टाइल्स लगानी हो तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना होता है। क्यों निकालते हैं ये मैंने बता दिया। और वो जो एचसीएफ होता है वो वर्गाकार टाइल्स की भुजा होती है। बताओ दोनों का एचसीएफ क्या है? दोनों का एचसीएफ 37 है। 37 दिया 111 और 3 नम 27, मतलब कितनी बार? 27 बार। कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? इसे 37 से काटा तो कितनी बार कटा? ये 37 क्या है? ये 37 वैसे तो एचसीएफ है, और ये 37 उस वर्गाकार टाइल्स की भुजा है जो आप टाइल्स लगाना चाहते हैं। इसे 37 से काट दो, 11 बार। आप बताइए प्रिंस जी, लंबाई के सहारे कितनी टाइल्स लगेंगी और चौड़ाई के सहारे? तो कुल जो टाइल्स होंगी, क्या वो 27 गुणा 11 हो जाएगा? अरे लंबाई के सहारे 27 और चौड़ाई के सहारे 11। 27 का गुणा 11 से करिए, 297। समझ में आ रहा है? वर्गाकार टाइल्स की भुजा निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, लंबाई को भाग लगाते हैं तो लंबाई के सहारे लगने वाली टाइल्स का पता चलता है, चौड़ाई से भाग लगाते हैं तो चौड़ाई के सहारे लगने वाली टाइल्स का पता चलता है। दोनों की गुणा कर दो, एक ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक 27/11 का, 27/11 का। बताइए एक विशाल हॉल के फर्श का आयाम 30 मीटर, कितने मीटर? 30 मीटर है पूरा, और 60 क्या है? इसका मतलब है लंबाई हो गई 3060। मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया सबको। अरे भाई 30 मीटर है तो 3000 सेंटीमीटर हो गया, और 60 सेंटीमीटर तो पहले से है, तो 3060। और बताओ ये कितना हो गया? 3060 और 2340, ये दोनों ही सेंटीमीटर में बदल गए। इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, जो कि वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। बताओ एचसीएफ क्या हुआ? अरे जीरो को हटा के बता दो। 234 का आधा कितना हुआ? 170। 130 तो नहीं है? गुणा एक बार देखो कितना आ रहा है। 306 का और 234 का अंतर कर दो।
HCF कितना आ रहा है इसका? 180। सही बता रहे थे आप भी। इन दोनों को जो संख्या काटेगी वो 180 होगी। इन दोनों का HCF 180 होगा। 180 से कितनी बार कटा? 180 से 17 बार और 180 से 13 बार। उसके अंदर नहीं था ना 13, इसके अंदर तो था। अच्छा बताओ, इन दोनों में कॉमन है 180। में से की भाग विधि से निकाला तो पता चला कि दोनों का में से 180 हो गया। ये कितनी बार कटा? 17 बार। और ये कितनी बार? 13। कुल कितनी टाइल्स होंगी? लंबाई के सहारे 17 और चौड़ाई के सहारे कितनी? 13। 17 और 3 20 और 7 दिया 21। आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? 201। HCF निकालना जानते हैं, ये समझ के मैं सवाल करा रहा। अगले 2 या 3 दिन के अंदर 9 बजे गणित का नया बैच, नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर संख्या 3 रहेगा, एवरेज, औसत। एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, बिना कुछ बर्बाद किए चाहता है। ऐसा सवाल पीछे हो गया था। अच्छा बताओ, पहले वाली छड़ की लंबाई 10, पहले वाली छड़ की लंबाई 10, दूसरी वाली की 15 और तीसरी वाली की 20। ये हमारे पास अलग अलग लंबाई की छड़ें हैं। पहले वाली छड़ का मान 10 है, दूसरी वाली का मान 15 और तीसरी वाली का मान 20। मुझे इन छड़ों के टुकड़े काटने हैं और मुझे सबसे अधिक लंबाई के टुकड़े काटने हैं। तो जो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो होगी वह संख्या होगी जो